अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये आपके FAR 1 के पास पेपर्स का सवाल है और इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जो सवाल है वो अक्सर तौर पर IAS 8 के साथ मिलकर आता है। इसमें एरर्स वाली चीज़ें होती हैं, इसमें चेंज इन पॉलिसी वाली चीज़ें होती हैं, इसमें साथ में आपके पास जो है वो रीस्टेटमेंट वाली चीज़ें होती हैं, साथ में कुछ ट्रांजैक्शंस डिविडेंड से रेलेवेंट दे दी जाती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस बोनस या राइट्स इशू से रेलेवेंट दी जाती हैं। तो अमूमन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 इन दोनों का मिलाकर सवाल ICAP पूछता है। ये सवाल 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के लिए ICAP ने टेस्टिंग करी और ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी के 3 4 5 सवाल करे हुए हों और 2 2 3 3 बार करे हुए हों ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से रिटेन हो, तो ये सवाल आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और जितने बच्चों ने पेपर दिया उन्होंने ये सवाल कंपैरेटिवली आराम से मैनेज कर लिया था, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करे। बस हाँ, आपको ये याद रखना है कि चेंजेस इन एस्टिमेट का क्या इम्पैक्ट होता है, अगर कोई पिछले साल का एरर है वो किस तरह से दिखाया जाता है, डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में क्या होता है और किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और साथ में आपके पास जो अगर कोई शेयर्स इशू होते हैं, बोनस हो या राइट्स इशू हो, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलें इस सवाल को गो थ्रू करते हैं। कम से कम टाइम में इस सवाल की डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को पहले 1 या 2 बार देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, रिटेन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर इसको लिखकर सॉल्व करेंगे। आपका लिखकर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी। वीडियो हर 5 या 10 10 मिनट के गैप के साथ आप पॉज करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गया होगा तो उस पोर्शन को दोबारा से ज़रूर देखेंगे। सवाल है और सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ थोरियम लिमिटेड TL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 कंपनी का ईयर एंड है और इसका आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। अगर आपको कंपैरेटिव भी बनाना होगा तो इसका मतलब दो चीज़ें होंगी। एक होगा आपका 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024, और एक होगा 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025। हम रिक्वायरमेंट को पहले देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर टीएल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। जब ये वाली बात कह दी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2025 का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाओ और 2024 का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाओ। अ कॉलम फॉर द टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका ये मतलब है कि जैसे रिटेन अर्निंग्स है, शेयर प्रीमियम है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, और उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि टोटल का कॉलम भी होता है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। 15 मार्क्स का सवाल है, आप आराम से 10 12 मार्क्स जो है वो इसमें स्कोर कर सकते हैं। पिछले पास पेपर के सवाल पे अगर ग्रिप है, वहीं से यहाँ के कॉन्सेप्ट आए हैं। सवाल के था शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 1 जनवरी वेर एज फॉलोज। 2024 और 2023 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। 1 जनवरी 2023 की 2024 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। सर हम जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो क्या हम 2023 वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे या क्या हम 2024 वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे? देखिए, आपने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है वो एक तो बनाना है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक, पहली बात। दूसरी चीज, आपने कंपैरेटिव भी बनाना है, यानी कि पिछले साल की भी यही चीजें बनानी है, तो वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024। तो एक बात क्लियर है, क्या आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन अमाउंट्स से स्टार्ट करना होगा। तो सर 2023 की इंफॉर्मेशन क्यों दी है? हो सकता है कि आपको सिर्फ परेशान करने के लिए दी हो सकता है इसका कोई इस्तेमाल हो, सच एस कोई रीस्टेटमेंट हो, कोई पिछले साल की अमाउंट कहीं पर यूज हो रही हो, हमें नहीं मालूम। हाँ, हमें इतना मालूम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब बनेगा तो वो 2024 का और 25 का बनेगा, और 2024 का जो ओपनिंग होगा वो इस्तेमाल होगा, यानी कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स की 1500 500 और 880 वाली अमाउंट्स लिखी जाएंगी। साथ में हमें ये भी मालूम है कि हमें 2024 कंप्लीट कर फिर 2025 भी बनाना होगा। 2024 का जो क्लोजिंग होगा वो 25 का ओपनिंग हो जाएगा।
और हमें टोटल का कॉलम नहीं बनाना। यानी कि हम तीन चीज़ें बनाएंगे ब्रॉडली। एक शेयर कैपिटल की हेडिंग होगी, एक शेयर प्रीमियम की हेडिंग होगी, और एक हमारे पास रिटेन अर्निंग्स की हेडिंग होगी। ठीक है। इन हेडिंग्स में यहाँ पर 1 जनवरी 2024 का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। इसमें जो भी 2024 में होगा वो सब रिकॉर्ड होगा। 31 दिसंबर 2024 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर आप जो भी 2025 में हुआ है वो सब रिकॉर्ड करेंगे और 31 दिसंबर 2025 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से आपने अपना जहन जो है ना वो चलाना है। इस तरह से अपने जहन में एक नक्शा बिठा लेना है कि भाई अच्छा, जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से चीज नजर आएगी। क्लियर नहीं है कि क्या क्या होगा इसमें, लेकिन एक चीज नजर आ गई कि इस तरह का कुछ होगा। ठीक है जी। पॉइंट टू में लिखा हुआ है टीएल रिपोर्टेड प्रॉफिट्स फॉर ₹220 million एंड 160 million फॉर द ईयर्स 2024 एंड 23। 2024 और 23 के जो प्रॉफिट्स हैं respectively, while profit per the as per the draft financial statements for the year 2025 amounted to ₹280 million। अब देखिए ये चीज एक की चीज है कि 2025 के प्रॉफिट के साथ ड्राफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन 2024 और 23 के प्रॉफिट के साथ ड्राफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसका मतलब वो साल गुजर चुके थे, उस साल का ऑडिट हो चुका होगा, उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो चुके होंगे, उस साल का जो प्रॉफिट है वो नजर आ रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो 220 और 160 है। और इस साल का प्रॉफिट जो है वो अभी फाइनल नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब यहां पर एक और बात आती है कि अगर आप 2025 में, अभी आप 2025 में, 2025 के इस प्रॉफिट में कोई गलती है तो इसको आप सही कर देंगे और आप इसको सही कर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर पिछले साल की किसी वैल्यू में गलती होगी, यानी कि इस 160 मिलियन में या इस 220 मिलियन में, जो कि पिछले साल के फाइनलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, इसमें गलती होगी और अगर आप कोई करेक्शन करेंगे तो आप रीस्टेटेड का लफ्ज यूज करेंगे। इससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये पता चलेगा कि वो पिछले साल की अगर एनुअल रिपोर्ट पिक करेगा तो उसमें जो वैल्यू नजर आ रही है और वो जो इस साल की वैल्यू नजर आ रही है वो सेम नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ रीस्टेटमेंट हुई थी, कुछ चेंजेस हुए थे। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो बाद में मिलते हैं, फ्यूचर के आने वाले सालों में मिलते हैं। आप पिछले प्रॉफिट्स को करेक्ट करते हो तो आप रीस्टेटेड का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि आपने जहां पर पिछली किसी फाइनलाइज वैल्यू को चेंज करना है तो आपने रीस्टेटेड का लफ्ज जो है वो लिखना है अपने सवाल में भी। ये मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाऊंगा अभी। पॉइंट थ्री है, इन अप्रैल 2024 टीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स recommended a final dividend of ₹2 per share for the year 2023। However, shareholders only approved ₹1.5 per share। अच्छा देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई हमारे हिसाब से एक शेयर को ₹2 का डिविडेंड देना चाहिए। शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है शेयर होल्डर्स, वो जो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड किया है उसको अप्रूव ना करें। शेयर होल्डर्स ज्यादा डिविडेंड रिकमेंड नहीं कर सकते या ज्यादा डिविडेंड अप्रूव नहीं कर सकते। अब शेयर होल्डर्स या तो ₹2 पे एग्री करेंगे या उससे कम वाली कोई वैल्यू बताएंगे। शेयर होल्डर्स ने बोला भाई ₹2 तो बहुत ज्यादा है, आप एक शेयर होल्डर को ₹1.5 दे दें, ये हम कहते हैं। तो हम जो अपनी वर्किंग करेंगे ना डिविडेंड के हवाले से वो ₹1.5 पे करेंगे, ₹2 को इग्नोर करेंगे। शेयर होल्डर्स ने जो अप्रूव किया है वो वैल्यू ली जाएगी। अच्छा, शेयर्स कितने हैं? अगर आप देखिए शेयर कैपिटल ऊपर ₹10 ईच है, 1500 मिलियन है। 1500 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 150 मिलियन शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। और इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 225 मिलियन का डिविडेंड बनता है। ठीक है जी। क्या किया, 1500 मिलियन अमाउंट थी उसको ₹10 से डिवाइड किया, क्योंकि एक शेयर की पार वैल्यू ₹10 थी, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। हर शेयर को ₹1.5 देना है तो नंबर ऑफ शेयर्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिविडेंड की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। ये क्लॉज हमने पढ़ लिया, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने समझ लिया। फोर्थ पर चलते हैं। इन डिसम्बर टीएल डिक्लेयर्ड एन इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10%। इंटरिम और फाइनल में डिफरेंस ये होता है कि फाइनल साल के बाद दिया जाता है, इंटरिम ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। साल के दौरान 10% का डिविडेंड जो है वो देने की बात हुई। 60% of the dividend was paid in last week of December and the remaining was paid in the first week of January। अब ये डिविडेंड जो पे किया और जो पे नहीं किया वो एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट है। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, जब आपने बोला भाई मैं मेरी कंपनी जो है ना 10% डिविडेंड दे रही है, ठीक है जी,
तो आपने लेट से 150 का डिविडेंड दिया, 1500 का 10% देते हैं, तो आपने एक एंट्री पास कर दी अपने पास जिसमें आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर दिया यानी कि डेबिट कर दिया, और डिविडेंड पेएबल के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स नजर आता है तो वो 150 से कम होता हुआ नजर आएगा। डिविडेंड पेएबल एक लायबिलिटी, आपकी बुक में एक लायबिलिटी बुक हो जाएगी कि भाई कंपनी ने जो है वो 150 का डिविडेंड देना है, ये कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब जब कंपनी ने, सवाल में लिखा हुआ है 60% डिविडेंड दे दिया, तो 150 का 60% 90 बनता है। जो डिविडेंड दे दिया उसकी एंट्री हो गई डिविडेंड पेएबल डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बच कितना गया? 150 में से अगर 90 दे दिया तो 60 बच गया। आप देखें आपका जो डिविडेंड पेएबल का अकाउंट होगा उसका भी पेएबल का बैलेंस 150 माइनस 90 60 का क्रेडिट होगा। ये 31 दिसंबर वाले दिन करंट लायबिलिटीज में शो हो रहा होगा, लेकिन जनवरी 2025 में जब पे हुआ होगा तो वापस से डिविडेंड पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। कहने का मकसद ये है कि कितनी पेमेंट करी और कितना पेएबल है वो हमारा कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी है तो ये रेलेवेंट नहीं है। सर अगर सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी होती तो फिर डिविडेंड पेएबल का अमाउंट 60 पर आ रहा होता, क्योंकि 150 में से 90 पे कर दिया और 60 बाकी रहेगा। ठीक है जी, इस क्लॉज को भी हमने डिस्कस कर लिया। इन मार्च अ बोनस इशू ऑफ 20% was made as a final dividend for 2024। बोनस इशू दिए, दो तरह के इशू होते हैं शेयर के जनरली, एक राइट्स एक बोनस। दोनों का डिफरेंस अब आप लोगों को मालूम होगा। राइट्स इशू में पैसा भी आता है, बोनस इशू में कोई पैसा नहीं आता। बोनस इशू को हम फ्री शेयर्स भी कहते हैं। बोनस इशू से हम नए शेयर्स इशू करते हैं। बोनस इशू के जरिए हम अपने रिजर्व्स को कम कर कर शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। बोनस इशू जनरली तब दिया जाता है जब कंपनी के पास कैश ना हो देने के लिए, तो कंपनी बोलती है भाई हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम चाहते हैं आपको कोई डिविडेंड दे, तो हम आपको कंपनी के मजीद शेयर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी के 10 शेयर आपके पास हैं, आपको एक फ्री में शेयर दे रहे हैं, अब आप 11 शेयर होल्डर के मालिक हुए। शेयर होल्डर का फायदा क्या होता है? अगले साल उसके पास 10 के बजाय 11 शेयर होंगे। अगर अगले साल 2 रुपए पर शेयर कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 10 इंटू टू 20 के बजाय 11 इंटू टू 22 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को कैश नहीं देना पड़ता, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता, कैश डिविडेंड नहीं दे रहे हो, फ्री में नए शेयर्स दे रहे हो, यानी कि किसी का कंपनी में हिस्सा बढ़ा रहे हो। मिसाल के तौर पे तुमने किसी के साथ पार्टनरशिप करी और उसने बोला यार 100 रुपए कंपनी ने कमाए, उसने 50 रखे, 50 तुम्हें दे दिए, एक तरीका। दूसरा से बोले यार 100 रुपए कमाए लेकिन मेरे घर पे जरूरत है पैसों की, तो मैं ये 100 रुपए खुद ले जाता हूँ, लेकिन अब हम 50-50 के पार्टनरशिप नहीं होंगे, पार्टनर नहीं होंगे। मैं 45% की शेयर होल्डिंग ले लेता हूँ, तुम 55% की अगले साल से शेयर होल्डिंग ले लो, अगले साल जो प्रॉफिट आएगा 55% तुम्हारा, राधर देंगे 50% तुम्हारा। इसकी डिस्कशन मैंने सेपरेट लेक्चर्स में भी करी हुई है। अब हो ये रहे द एलोकेशन फॉर बोनस शेयर्स वाज मेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो शेयर प्रीमियम का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। और 20% बोनस इशू हुए हैं तो जितने भी शेयर्स हैं उसका हम 20% ले लेंगे, ये हम करते हैं, ठीक है ना। 150 मिलियन शेयर्स है ना, उसका 20% ले लें तो 150 का 20% होता है 30 मिलियन नए शेयर्स इशू हुए हैं, 30 मिलियन नए शेयर्स इशू हुए हैं। 150 मिलियन शेयर से कैसे पता चला? ये वर्किंग मैंने करी थी। 30 मिलियन नए शेयर्स इशू हुए हैं, हर शेयर 10 रुपए का है, तो शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट होगा 300 से और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा 300 से। ये एंट्री कुछ पास हो रही होगी। ठीक है जी, इसको भी डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 6, नवंबर टीएल इशू 20% राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स के बाद अब राइट शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। राइट शेयर्स में कंपनी के पास पैसा भी आता है। राइट शेयर डिस्काउंटेड वैल्यू पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करने को कहते हैं। राइट शेयर्स में कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स देती है और उनको बोलती है कंपनी में मजीद पैसा इन्वेस्ट करो। राइट शेयर के जरिए कंपनी के पास नया पैसा आ जाए है जो कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकती है। राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 20% का राइट्स इशू हो रहा है एट ₹15 पर शेयर व्हेन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ टीएल शेयर वाज ₹24। 15 रुपए के हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाएंगे जबकि मार्केट में इन शेयर्स की वैल्यू 24 है। करंट शेयर होल्डर्स राइट शेयर्स को क्यों सब्सक्राइब करते हैं? क्योंकि जो चीज़ 24 रुपए की है वो इनको 15 रुपए में मिल रही है। एक कंपनी की ओनरशिप दे रहा हूँ जिसकी मार्केट की वर्थ 24 रुपए है, मैं तुम्हें 15 रुपए में दे रहा हूँ, तो तुम सब्सक्राइब करोगे, सोचोगे कि यार 9 रुपए कम में इसकी ओनरशिप मिल रही है।
एक जगह हो, समझ लो एक बंगला हो 10 करोड़ का हो, मैं तुम्हें बोलूँ यार तुम 7 करोड़ में मुझसे ले लो, तो तुम बोलोगे बिल्कुल सर खुशी खुशी दे दें। सर लेकिन अगर बंगले की जरूरत नहीं हो भाई, 7 का लेकर 10 का मार्केट में बेच देना, उसकी मार्केट वैल्यू तो 10 चल रही है। हाँ नए शेयर्स इशू होते हैं तो थोड़ी सी वैल्यू गिरती है, लेकिन इतनी नहीं गिर जाती। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹8 million वेर इनकर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती हैं वो जब आप राइट्स इशू करते हो तो उससे रेलेवेंट कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती हैं, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप जो है वो शेयर प्रीमियम में एडजस्ट कर सकते हो। तो सर ये हुआ कैसे होगा? देखिए कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 150 मिलियन शेयर्स थे। पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए 30, तो कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 180 मिलियन शेयर्स हो गए। कंपनी कितने राइट्स इशू कर रही है? कंपनी 20% का राइट्स इशू कर रही है, यानी कि कंपनी नए कितने शेयर्स इशू कर रही है राइट्स इशू के बदौलत? 36 मिलियन। कंपनी को उसके पैसे कितने आएंगे? ₹15 के हिसाब से 36 × 15, 540 मिलियन आएंगे टोटल पैसे। ठीक है जी। पहली एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 540 मिलियन। शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 360 मिलियन, और शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट बचे हुए कितने हो गए? 460, 220, नहीं 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 नहीं, 540 माइनस 360, 180 मिलियन। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो आपने 36 मिलियन का राइट्स इशू किया, एक शेयर के अगेंस्ट ₹15 आए, तो सारे शेयर्स के अगेंस्ट 540 मिलियन आए, बैंक अकाउंट में गए, बैंक डेबिट 540 मिलियन। शेयर कैपिटल का अकाउंट पार वैल्यू से क्रेडिट होता है 36 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक शेयर की पार वैल्यू 10 है तो 360 हो गया। इसके ऊपर ₹5 ₹15 के हिसाब से इशू किया है, पार वैल्यू ₹10 थी तो ₹5 हर शेयर पर जो ज़्यादा वाले हैं उससे आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 36 मिलियन इंटू 5 यानी कि 180 मिलियन। और फिर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 8 मिलियन की, वो शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट होगा 8 मिलियन से, शेयर प्रीमियम के अकाउंट से जाएगी, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 8 मिलियन से जब आप उसको पे करोगे। तो शेयर प्रीमियम का ओवरऑल इंपैक्ट कितना है? 180 माइनस 8 यानी कि 172। ये मैंने कुछ वर्किंग्स करी हैं, देखते देखते जो जो समझ आता गया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7 बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज कर लें और यहाँ तक की चीज़ें जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लें, लिख लें, समझ लें। पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी में जो चीज़ें अभी तक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप लोग देखकर तसल्ली कर लेंगे, राइट्स इशू, बोनस इशू, डिविडेंड वगैरह। और फिर हम पॉइंट 7 पर चलेंगे। पॉइंट 7 बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ तक की चीज़ें एक बार देख लें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने चीज़ें जो है वो ग्रिप में ले ली होंगी, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर लिया होगा, वीडियो को रिपीट कर देख लिया होगा। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं उसको गो थ्रू ज़रा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, टीएल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। सर आप पूरा सवाल सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? वीडियो की लेंथ बिला फजूल 15-20 मिनट आगे चली जाएगी। आईकेएफ के सोल्यूशन से गो थ्रू करवाता हूँ, वर्किंग्स मैंने ऊपर करी हुई हैं। शेयर कैपिटल की हेडिंग, शेयर प्रीमियम की हेडिंग, रिटेन अर्निंग्स की हेडिंग, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2024 सवाल में दिया हुआ था एज एट इज। इफेक्ट ऑफ द करेक्शन ऑफ एरर, ये हमें अभी डिस्कस करना है, ये पेंडिंग रहने देते हैं। इसके बाद बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 2024 रीस्टेटेड। रीस्टेटेड का लफ्ज तब यूज होता है जब पिछली किसी फिगर में चेंज हो रहा हो। यहाँ पर जो रिटेन अर्निंग्स की 880 की अमाउंट थी उसमें 43 की कोई एडजस्टमेंट पास करिए पॉइंट नंबर 7 के हिसाब से जो अभी हमें डिस्कस करना है। लेकिन क्योंकि ये चेंज हुआ तो हम नया बैलेंस लिखेंगे, रीस्टेटेड के साथ लिखेंगे हम कि भाई ये बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2024 है रीस्टेटेड। रीस्टेटेड ये वाली वैल्यू की वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि हम पिछली रिटेन अर्निंग्स को 43 मिलियन से कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो पॉइंट 7 में हमें पढ़ना है, बाकी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया रीस्टेटेड का लफ्ज आपको इस्तेमाल करना होगा अगर आप कोई पिछली वैल्यू में चेंज कर रहे होंगे जो जो साल गुजर चुका और उसकी वैल्यू पब्लिश कर दी थी और उसके बाद उसमें इस साल चेंज आया, तो आप रीस्टेटेड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि इस वैल्यू को चेंज किया गया। फाइनल डिविडेंड ₹1.5 के हिसाब से 225, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ये रहा 225। मेरे ख्याल में मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ।
ये रहा 225। ठीक है जी, हमने कैलकुलेशन कर ली इसकी, तो इसको रिपीट नहीं करते। इंटरिम कैश डिविडेंड 150। इंटरिम कैश डिविडेंड वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। 150 का कैश डिविडेंड हमने ड्यूरिंग द ईयर दिया। कौन सा वाला सर? आपके पास बुलेट नंबर 4 में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन करी। ये रहा 150, रिटेन अर्निंग से जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 को भी रीस्टेट किया, पॉइंट नंबर 7 की बात है, ये अभी पेंडिंग है, और इसकी वजह से फिर यहां पर भी रीस्टेटेड का लफ्ज यूज हुआ। रीस्टेटमेंट क्या हुई है डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने पिछले साल के प्रॉफिट में कुछ चेंजेस किए हैं। फाइनल बोनस डिविडेंड है 20%, 300। 300 सर ये आपने हमसे डिस्कस कर लिया, और बिल्कुल 300 की ही वैल्यू थी। कहाँ है? ये रहा। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर चुके हम, कर चुके ना? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर राइट शेयर्स। राइट शेयर्स के लिए शेयर कैपिटल 360 से बढ़ रहा है, और शेयर प्रीमियम 172 से बढ़ रहा है, और 172 180 माइनस 8 से आया। सर ये डिस्कस कर लिया, बिल्कुल कर लिया। ये रहा, शेयर कैपिटल 360 से इंक्रीज किया, शेयर प्रीमियम यहाँ 180 से इंक्रीज हुआ और यहाँ 8 से कम हुआ, तो नेट इंपैक्ट 172 का पड़ा। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट भी हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2025 को थोड़ा सा चेंज किया, ये अभी हमें डिस्कस करना है, ये वाली चीज पॉइंट नंबर 7 में है। और फिर फाइनल वैल्यू बैलेंस एज 31 दिसंबर 2025, ये फॉर्मेट हमने पढ़ लिया कि किस तरह से शुरू होगा और किधर खत्म होगा। यानी कि जो 3 चीजें बच गई हैं वो पॉइंट नंबर 7 की है, जिसकी यहाँ पर वर्किंग हुई भी है। अब इस पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं और सवाल को वाइंड अप कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है, द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग मैटर्स हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टीएल्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टीएल के जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इन 3 पॉइंट्स को केटर नहीं किया, लिहाजा आप इसको केटर कर दें। Due to a significant change in the expected pattern of economic benefits from TL's IT equipment, management decided to change the depreciation method from the straight line method to reducing balance method. An annual rate of 15% was determined for the reducing balance method. अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसको चेंज किया जा रहा है। डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना, डेप्रिसिएशन के चेंज मेथड को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पिछले सालों में एरर कर रहे थे, आप पिछले सालों में कोई गलती कर रहे थे। यहाँ पर सवाल क्या कहता है? पिछले सालों में हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। क्या हमें आईएएस इस चीज की इजाजत देता है? हाँ, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो। मस्ती नहीं करनी है, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है कि भाई एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अब हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर चार्ज करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, अब आपके एस्टिमेट चेंज हुए हैं, अब आपने ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे गए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। ये कोई एरर नहीं था, पिछले सालों की भी अकाउंटिंग ठीक कर रहे थे। पिछले सालों में आपका जो अंदाजा था कि जिस तरह से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं, पहले ये अंदाजा था तो उस हिसाब से अकाउंटिंग करता था। आज मेरे ये अंदाजे चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह की कोई भी ट्रीटमेंट आप देखेंगे ना, रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑडिटर देखेगा कि भाई क्यों कंपनी स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जा रही है, लेकिन उसकी वजह से पिछले साल की वैल्यूज को चेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि 2023 में 24 में भी डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड करी थी, उसको सही करो, नहीं। ठीक है, ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। तो क्या होगा सर? भाई 2025 का साल है ना, 2025 में सही वाली डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, काफी है। ठीक है जी, दिस इज नॉट एन एरर, ये याद रखिएगा। इसको इसी साल 2025 में ठीक तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, इसकी वजह से 2024-23 पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कि आगे क्या लिखा हुआ है? द इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1st of Feb 2023। द इक्विपमेंट हैड अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 160 million, useful life of 6 years, residual value 16 million. The depreciation on a straight line method is included in the financial statements for the year ended 31st December 2025। सवाल ये कह रहा है कि भाई देखो, ऐसा तो हम कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जा रहे हैं, लेकिन ये जो चेंज है ये अभी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। हमने 2025 का जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, उसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन को बुक किया हुआ है।
लेकिन ये याद रखिएगा 2025 का प्रॉफिट फाइनल नहीं हुआ था। आपने ऊपर पढ़ा था ना ड्राफ्ट का लफ्ज, तो अभी ये एरर हुआ नहीं है। एरर तो तब हो जाता जब मैं इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल कर देता। जिस तरह से 2023 और 24 का जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो फाइनल दिया हुआ है भाई, पिछले साल का ये प्रॉफिट है। 2025 तो अभी ड्राफ्ट पर है। ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहा है, वो एडजस्टमेंट्स कर सकता है, अभी उसने कोई फाइनलाइजेशन नहीं करी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन बुक करी हुई है उसका इंपैक्ट हटाएं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन बुक कर लें इस साल। आपको रीस्टेटेड लिखने की जरूरत इसकी वजह से नहीं है, इसलिए क्योंकि ये एरर 2025 में नहीं हुआ। 2025 के तो अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। फाइनल जो स्टेटमेंट या प्रॉफिट थे वो तो 23 और 24 के दिए हुए थे। हाँ, 23 और 24 में अगर डेप्रिसिएशन गलत होती तो एक अलग बात है। ठीक है जी, यहां पर वो ये कहता है 2025 में मैंने डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड करी हुई है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे करी हुई है, उसको एडजस्ट कर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ले आए, बहुत है। It was further discovered that although the equipment was available for use from 1st of May 2023, depreciation has been charged from 1st September 2023, that is the date of commencement of for use. ये आ गया एरर, ये एरर है, ये एरर है। एरर गलती, कैसी गलती? IAS 16 ये कहता है कि जिस दिन कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज हो उस दिन से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, रादर देन के जिस दिन आपने वाकई में उसको यूज किया। सवाल ये कहता है कि ये चीज 1 मई को अवेलेबल फॉर यूज थी, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन 1 सितंबर से चार्ज करी है 2023 में। इसका मतलब मैंने साल 2023 की डेप्रिसिएशन गलत चार्ज करी हुई है, ये एरर हो गया। और इस एरर को करेक्ट करूंगा तो 2023 के प्रॉफिट को करेक्ट करूंगा, और 2023 का प्रॉफिट फाइनल हुआ था जब उसको करेक्ट करूंगा तो रीस्टेटेड का लफ्ज भी लिखना पड़ेगा। ये एरर है। ठीक है जी, तो ये डेप्रिसिएशन के हवाले से कहानी है, एक बार जरा दोबारा से खुद से पढ़ें। अब देखें 2023 की बात करते हैं। 2000 आपकी जो इक्विपमेंट है वो 160 मिलियन की है, रेजिडुअल वैल्यू 16 है, तो ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 160 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, एक साल की डेप्रिसिएशन बनती है 24। 2023 में कितनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी? 2023 में कितनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी? उसूली तौर पर 1 मई से लगनी चाहिए थी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीनों की। 24 मिलियन पूरे साल की है, 8 महीने की कितनी बनती है? 24 इंटू 8/12, 16 बनती है। 2023 की ठीक डेप्रिसिएशन, 2023 की ठीक दुरुस्त वाली डेप्रिसिएशन 16 मिलियन होनी चाहिए। आपने कितनी चार्ज करी हुई है? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की चार्ज करी हुई थी। तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी चार्ज करी हुई थी? 24 इंटू 4/12, 8 मिलियन। इसका मतलब ये हो गया कि 2023 की डेप्रिसिएशन में गलती है। 2023 की डेप्रिसिएशन 16 होनी चाहिए थी, क्योंकि मई से चार्ज होनी चाहिए थी। मैंने सितंबर से चार्ज करी हुई है, यानी कि 8 मिलियन कम रिकॉर्ड हुई हुई है। जब मैं 2023 की डेप्रिसिएशन को 8 मिलियन से इंक्रीज करूंगा तो 2023 का प्रॉफिट 8 मिलियन से डिक्रीज हो जाएगा। ये 2023 में डेप्रिसिएशन की वजह से एरर किया हुआ है, जो करेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट्स को 8 मिलियन से कम करना है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है। एक्सपेंस को ठीक करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2024 की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 2024 की डेप्रिसिएशन 24 मिलियन ही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। 2025 की डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए? 2025 में हम स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आ गए, तो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए 160 माइनस 16 माइनस 24। क्या मतलब -16 -24? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जो परसेंटेज होती है वो नेटबुक वैल्यू पर अप्लाई होती है। नेटबुक वैल्यू निकालने के लिए पिछले सालों की जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करी जाती हैं और फिर परसेंटेज अप्लाई होती है।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज 15% ये कह रहे हैं। 2025 की डेप्रीसिएशन 2025 की डेप्रीसिएशन 2025 की डेप्रीसिएशन 160 माइनस 16 माइनस 24 120 120 का 15 18 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। 2025 की डेप्रीसिएशन 18 होनी चाहिए अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना चाहते हो, क्योंकि कॉस्ट में से 2023-24 की डेप्रीसिएशन हटाई, जो अमाउंट बच गया उसका 15% लेते हैं तो 18 बनता है। सवाल क्या कहता है? सवाल ने यहां पर आपको कहा कि मैंने 2025 में जो डेप्रीसिएशन है ना वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बजाय स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से बुक कर ली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में 24 मिलियन की डेप्रीसिएशन चार्ज करी हुई है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं तो एक साल की डेप्रीसिएशन 24 बनती है, लेकिन मुझे करनी है 18, करनी है 18। तो 6 से एक्सपेंस को क्या करूंगा? कम करूंगा। 6 से एक्सपेंस को कम करूंगा, 6 से एक्सपेंस को कम करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, इधर इसको पॉज कर समझ लें। आई के अपने थोड़ा डिफरेंट सी वर्किंग करी हुई है, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले 2023 को रिकॉल करते हैं। 2023 में 16 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, 8 की बुक हुई हुई है। 8 की डेप्रिसिएशन मजीद बुक करेंगे ताकि वो गलती ठीक हो। जब 8 की डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो 8 से प्रॉफिट कम करेंगे। आते हैं 2023 पर। आप देखें यहां पर ये जो फिगर कैलकुलेट हो रहा है ना, ये आपको बता रहा है प्रॉफिट को कितने से कम करना है या ज्यादा करना है। 2023 में देखें कि 8 मिलियन ये हमारा मैच कर रहा है। हमने भी यही कहा, हमने कहा भाई 16 की डेप्रिसिएशन बुक करनी थी, आपने 8 की बुक करी हुई है तो 8 की डेप्रिसिएशन मजीद बुक करो। जब 8 की डेप्रिसिएशन मजीद बुक होगी तो 8 से प्रॉफिट कम होगा। इससे कुछ डिफरेंट तरीके से किया, ऐसे भी कर सकते हो। इसने ये देखा कि भाई मई जून जुलाई अगस्त 4 महीनों की डिप्रिसिएशन नहीं लगी तो वो कितनी बनती है, जो बनती है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो। इसने बोला एडिशनल डिप्रिसिएशन इन 2023, ये भी ठीक तरीका है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई मई से दिसंबर की डिप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए और सितंबर से दिसंबर की जो इसने रिकॉर्ड करी हुई है वो कितनी है, और मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं तो मेरे पास मई से सितंबर की डिप्रिसिएशन आ रही है। और ये डायरेक्टली बोल रहा है भाई मई जून जुलाई और अगस्त की डेप्रिसिएशन 4 महीने की नहीं बुक हुई है वो बुक कर दो। मई जून जुलाई और अगस्त की डेप्रिसिएशन जो बुक नहीं हुई है वो बुक कर दो। एक ही बात है, एक ही बात है। 8 महीने में से 4 महीने हटा दो, 4 महीने बच जाएंगे, या 4 महीने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, लेकिन ये समझ लो। अच्छा, फिर 2024 वाले साल में 24 मिलियन की डेप्रिसिएशन बुक होनी चाहिए और करी भी होगी। कोई एरर की बात लिखी भी नहीं है, कोई ऐसी बात लिखी भी नहीं है कि कम डेप्रिसिएशन बुक करी, ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक करी। 2024 के साल में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। 2024 में हम कह रहे हैं कि 24 मिलियन की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए और बुक भी 24 मिलियन करी हुई होगी। तो 2024 का आप देखें कि डेप्रिसिएशन की करेक्शन का कॉलम खाली है। 2025 में आ जाते हैं। 25 में वही वाली बात, बुक्स में 24 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है, 18 मिलियन की होनी चाहिए, तो 6 मिलियन की डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हुई हुई है। कम करेंगे प्रॉफिट बढ़ाएंगे, तो आप देखिए 6 मिलियन पॉजिटिव आ रहा होगा। अब इसने क्या किया है, दो वर्किंग्स कर दी। इसे बोले भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो उसका इम्पैक्ट हटाओ, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से रिकॉर्ड करी हुई डेप्रिसिएशन को बुक से हटाओ। हटाने का मतलब एक्सपेंस को कम करो, एक्सपेंस को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 18 की रिकॉर्ड होगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। नेट इंपैक्ट यहां पर भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने डेप्रिसिएशन से रेलेवेंट जो क्लॉज है उसकी रीडिंग कर उसको अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं दूसरी बात क्या थी और आखिरी बात क्या थी। इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट इन्वेंट्री आइटम्स कॉस्टिंग 21 मिलियन that had been sold in the year 2024 were erroneously, मतलब गलती से, included in the closing inventory as at 31st December 2024। 21 मिलियन की चीजें बेच चुके हो, बेच चुके हो, बेच चुके हो, बेच चुके हो, बेच चुके हो। 2024 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैंने फिर भी क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर दिया गलती से। अब जब आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देते हो, गलती से ही बढ़ा दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब कैसे सही करें इस गलती को? सर 2024 के क्लोजिंग स्टॉक में 21 मिलियन नहीं आना चाहिए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूं, कम। नहीं आना चाहिए ना, स्टॉक का पार्ट नहीं है तो कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, बढ़ेगा।
प्रॉफिट क्या होगा 2024 का? कम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर रिकॉर्ड हुई है, 2024 का प्रॉफिट 21 मिलियन से कम किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैं कम करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये 21 मिलियन 2024 में हुआ है। इसका एक और इम्पैक्ट भी होगा। अगर 2024 के क्लोजिंग स्टॉक को कम करूंगा, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो सब हमने कर दिया। ओपनिंग स्टॉक जो 2025 का यानी कि अगले साल का जो ओपनिंग स्टॉक होगा, देखें 2024 का जो क्लोजिंग है वो 2025 का क्या है, ओपनिंग है। जब 2024 के क्लोजिंग स्टॉक को कम किया तो 2025 का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो गया। ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, कम हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो ये यहां पर आपको 21 नजर आ रहा है, यानी कि ये यहां 21 नेगेटिव में, यहां पर 21 पॉजिटिव में। इसलिए क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम कर रहे हो तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी, प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो गया। ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली इसी तरह अदर इन्वेंट्री आइटम्स कॉस्टिंग 35 million that had been sold in the year 2023 were erroneously included in the closing inventory as at 31st December 2023। इसी तरह वो बोलता है कि 31 दिसंबर 2023 वाला जो साल है उसमें भी एक चीज़ आप बेच चुके थे और वो आपने स्टॉक में 35 मिलियन शामिल कर लिया। तो इस एरर को भी सही करेंगे, यानी कि 2023 का क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाएगा। और सॉरी 2023 का क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है और उसका ऑपोजिट इंपैक्ट जो है वो 2025 में जाएगा। बिल्कुल यही वाली कहानी रिपीट हो रही है, बिल्कुल यही वाली कहानी रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट यानी कि नेट जो इम्पैक्ट आ रहे हैं प्रॉफिट्स पर वो हैं, यानी कि 2023 में 8 मिलियन से और 35 मिलियन से प्रॉफिट को कम करना है, टोटल 43 मिलियन से कम करना है। 2024 में 21 से कम करना है, 35 से बढ़ाना है, टोटल 14 से बढ़ाना है। 2025 में 24 से बढ़ाना है, 18 से कम करना है, 21 से बढ़ाना है, तो टोटल 27 से बढ़ाना है। यही चीजें आपको ऊपर नजर आ रही होंगी। अब हम अपनी फाइनलाइजेशन कर लेते हैं। देखिए आप यहां पर लिखा हुआ आ रहा है इफेक्ट ऑफ द करेक्शन ऑफ एरर। इफेक्ट ऑफ द करेक्शन ऑफ एरर के साथ लिखा हुआ रहा है 43, ये रहा, ऐसा ही है ना। और क्योंकि यहाँ पर एरर था इसको सही किया, जब इस एरर को सही किया तो अगला बैलेंस रीस्टेटेड आ गया। फिर ये लाइन आइटम डिस्कस कर चुके, ये लाइन आइटम डिस्कस कर चुके। अब आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 पर। 2024 का जो प्रॉफिट मुझे दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था, वो 220 था। उसको 14 से बढ़ाना है, 14 से बढ़ाना है तो 234 पर लेकर जाना है। ये रीस्टेट हो गया। फिर 2025 पर आ जाते हैं। 2025 के प्रॉफिट के साथ रीस्टेटेड नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये तो ड्राफ्ट था, अभी तो ये फाइनल हो रहा था और आपको एरर मिल गया। ऐसा नहीं है कि 2025 के अकाउंट्स पब्लिश हुए थे, तो आपने बस 280 में ये 27 को इंक्रीज कर दिया और आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तैयार कर लिया। प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें। 40 मिनट के आसपास की वीडियो बन रही है। जब इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, इस सवाल को लिख लिख के सॉल्व करें, फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ सॉल्व करें, इस पर लगाएं, 2-3 घंटे लगा दें, अपनी ग्रिप बना लें, एक स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कैसा होगा। और आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। अगर कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। यहाँ पर वो वाली बात आ जाती है कि सर आप लिखकर पूरा सवाल क्यों नहीं सॉल्व करते। देखो मैं समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, अगर मैं यही सवाल लिख लिख करके भी करूँगा तो यही वीडियो 1.5-2 घंटे पे चली जाएगी और तुम लोग नहीं देखोगे। इससे बेहतर है कि मैं अलग से फॉर्मेट समझाऊं, कुछ डबल एंट्री समझाऊं, कुछ एडिशनल बातें रिकॉल करवाऊं, कुछ अलग तरह से वर्किंग करके दिखाऊं और फिर तुम लोग इस तरह के फॉर्मेट में जो है वो सवाल को सॉल्व करो। इंशाल्लाह हो जाएगा, मसले की बात नहीं है, घबराया नहीं करो, काम करा करो। ठीक है जी।
हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम मज़ीद किसी सवाल के साथ आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।